हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है खासकर उनको बतलाता हूँ। हम लोग जो है 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। जीएस और हिंदी दोनों का यूपी पुलिस के हम लोग बतला रहे हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर आप लोग 7 प्रैक्टिस सेट जो है आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को हिंदी और जीएस के अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ये सब जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये आप लोग को लगाना जरूरी है, क्योंकि इससे आप लोग को अनुमान लगता है कि आप लोग का जो है किस लेवल का एग्जाम होता है। और ये सब क्वेश्चन जो है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे बनने का क्वेश्चन इस आपके आने वाले एग्जाम में भी बनने का क्वेश्चन जो है ये आशा रहता है। तो आप लोग जरूर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िएगा, क्वेश्चन कर रहा है हिंदी वर्णमाला में अंत अस्त व्यंजन कौन से है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये आप लोग को बताना है अंत अस्त व्यंजन जो हो जाएगा ये र ल व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। कर है किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 से 12 पर यति होती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गीतिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 41 से सभी लोग पढ़िएगा। पर निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म को पहचानना है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से में जो है ये असंगत है, यानी किसका जो है जो जोड़ी है ये सही नहीं है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। शाश्वत सदैव जो है ये सही नहीं लिखा गया है, ये आप लोग को याद रखना है। जबकि तीनों ऑप्शन लिखिएगा, घात प्रतिघात प्रसारण संकुचन खाग और मृग, ये सब जो है अपने अपने के जस्ट अपोजिट है, यानी विलोम है तीनों शब्द का। तो ये आप लोग देख सकते हैं। जबकि शाश्वत का सदैव जो है ये जो है विलोम शब्द नहीं है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा। 42 पढ़ने से पहले यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। कर है प्रश्न संख्या 42 और 43 के लिए जो है दिए गए गद्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और उसके लिए एक शब्द हम लोग बतलाएंगे। पढ़िएगा। कह रहा है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बताइए हम लोग उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। उसे हम लोग कहेंगे अछूत कहेंगे। तो ये आप लोग को बात याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। कर जीने की इच्छा को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जीने की इच्छा को हम लोग क्या कहेंगे। तो बताइए जीने की इच्छा को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो जीने की इच्छा को हम लोग जिजीविषा कहते हैं। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, जीने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। कर रहा है संख्यागमन का सही संधि विच्छेद करना है आप लोग को। तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताइए किस ऑप्शन में किया गया है। तो आप लोग करेक्ट इसका राइट आंसर बतलाना है। तो किस ऑप्शन में किया गया है। तो सखी प्लस आगमन बराबर हो जाएगा संख्यागमन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िएगा। कर है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइए, इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो सभी साथियों बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बतलाइएगा स्थानांतरन्यास हो जाएगा। तो आप लोग अलंकार बतलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 46 सभी लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से कर रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य आप लोग को इसमें पहचाना है, कौन जो है अशुद्ध लिखा गया है। तो बतलाइए कौन से अशुद्ध वाक्य लिखा गया है इसमें। तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग बताइएगा माता पिता पूजनीय है। माता पिता पूजनीय देखिए पूजनीय लिखा गया है। तो जो पूजनीय लिखा गया है ये बिल्कुल अशुद्ध लिखा गया है। पूजनीय पूरा ज होता है। तो आप लोग देख सकते हैं पूजनीय होता है, तो ये पूजनीय लिखा गया है। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये इसमें गलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आप लोग पढ़िए कर है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो आप लोग बताइए छायादार जो शब्द है ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो आप सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है शंकर जो है ये छायावाद शब्द है, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 सभी लोग साथियों पढ़िएगा, सभी साथियों पढ़िए कर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो आप लोग को बतलाना है कौन से ऑप्शन में जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आप लोग बताइए वो कौन से शब्द का ग्रुप हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रसीला, कड़वाहट और बुढ़ापन और उन्नति, ये चारों शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ना है कर है। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं और इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो बताइए इसमें कौन से गलत अर्थ वाला लोकोक्ति है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा 3 तरह होना, संगठित होना। तो 3 तरह होना का मतलब संगठित होना थोड़ी ना होता है। 3 तरह होना मतलब भाग जाना होता है। तो यहाँ पर दिया है संगठित होना, तो इसके जस्ट उल्टा है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ये गलत लिखा गया है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 50 सभी लोग पढ़िएगा कर है। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बतलाना है। तो गुलर का फूल होना इसको हम लोग अर्थ क्या बतलाएंगे मुहावरे में। तो आप सभी लोग बताइए। तो इसको हो जाएगा दुर्लभ वस्तुएं को हम लोग कहेंगे गुलर का फूल होना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ना है, सभी लोग पढ़िए उसके बाद आंसर बताइए इसका। कह रहा है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार आप लोग को बतलाना है। तो कारक का प्रकार बतलाइए इस क्वेश्चन में कौन सा कारक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नहीं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी संप्रदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ना है सभी लोग को। चलिए पढ़िए आप लोग क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए कर है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई भाव हो जाएगा। अस्थाई भाव यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िएगा कर है। तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा में आप लोग को बताना है कौन सा समास हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए तिरंगा में कौन सा समास होगा। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास हो जाएगा तिरंगा में। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। द्विगु समास किस में होगा। तो तिरंगा में होगा। आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए सभी साथियों पढ़िएगा कर है। अभ्यंतर की सही अर्थ क्या है। तो अभ्यंतर का आप लोग को सही अर्थ बतलाना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग को हम लोग कहेंगे अभ्यंतर। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सभी लोग पढ़िएगा उसके बाद इसका आंसर बतलाइएगा। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किस क्षेत्र की बोली को काशिका के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। बनारसी के जो बोली है इसको हम लोग काशिका कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन याद रखिएगा, पढ़िए उसके बाद इसका राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए कर है। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है। यानी आप लोग को इसमें से बतलाना है कौन जो समूह है वो समूह को दर्शाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताइएगा सत्वक जो है ये समूह को दर्शाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये समूह सार्थक शब्द है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए कर है। जूही की कली कविता के कवि कौन है। तो यानी जूही के कली जो लिखा गया है, जूही की कली ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग को बतलाना है। तो बताइए सभी लोग इसे किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग बताइएगा निराला के द्वारा लिखा गया है जूही की कली। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58 सभी लोग पढ़ेंगे कर है।
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से जो है मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग को मिश्र वाक्य का पहचान करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य अवश्य सफल होगा। तो ये जो है ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 है, पढ़िएगा। कर है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो आप लोग को बतलाना है, जो इसमें है युग्म दिया गया है 4 ऑप्शन में शुद्ध युग्म जो है, देखिए जो अम्बुज है अम्बुज से संबंधित है। तो आप लोग को इसी तरह बतलाना है कौन से जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कॉलम जो है ये बादल से संबंधित है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 सभी लोग पढ़िएगा और इसका आंसर बताना है। तो चलिए पढ़िए सभी लोग। कर है, दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी 60 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। ये हो जाएगा योजक, योजक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग योजक किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 60 के राइट आंसर आप लोग से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग बताइए इसका जल्दी राइट आंसर क्या हो जाएगा। पत्थर का कौन सा इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बतलाना है आप लोग को, जल्दी से बताइए। तो बताइए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से आप लोग को बताना है कौन जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। एक एक जो हो जाएगा ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि 3 ऑप्शन में जो दिया गया है वो पर्यायवाची होगा पत्थर का। तो बताइए वो कौन सा ऑप्शन है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बताना है उरग। उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। जबकि पाहन, उपल और पाषाण जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है पुराने स्टूडेंट समझते हैं कि इसको इसका जो राइट आंसर है कैसे देना है। तो जो नहीं समझते हैं उनको मैं समझाता हूँ, और जो समझते हैं वो पढ़ेंगे और इसका आंसर बतलाएंगे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सभी लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से एक वाक्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ से एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य के बाद आप लोग को ये 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को इधर उधर किया गया है। तो आप लोग को एक सीक्वेंस में बैठाना है। यानी वाक्य आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन आगे आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, और सबसे लास्ट में आप लोग को जो लिखना है ये वाला लिखना है। वक्त को नहीं दे सकते। तो सबसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जाकर अंत हो जाएंगे। तो जो बीच वाले ऑप्शन है इसको आप लोग को इधर उधर करना है। तो आप लोग बताइए कौन से हो जाएगा एक सीक्वेंस में। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा। नीचे में ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। सबसे पहले र आएगा, व आएगा, ल आएगा और ये आएगा। तो यही सीक्वेंस में हम लोग बैठाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे आप सबको धोखा दे सकते हैं पर उसके बाद देखिएगा पर खुद को नहीं। देखिए कह रहे आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। तो देखिए आप लोग ऐसे पढ़िएगा, जो सबसे पहले र आएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद ल आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, आप लोग के सामने मैं क्वेश्चन ला देता हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा। तो चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 63 है। कर है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अत्यंत यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कर रहे हैं निर्देश जो दिया है प्रश्न संख्या 64 से 68 तक के लिए है। आप लोग को गद्यांश दिया है, गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम लोग आंसर देंगे। कह रहा है प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और उस युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी रोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा जो है शिक्षा प्राप्त करने भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। ये बात आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद पढ़ना है आपको, वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के उनके प्रयास किए हैं। उसके बाद पढ़िएगा, नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोग पढ़िएगा, नीचे में एक लाइन अभी तक रह गया है तो पढ़िए कर है, ताकि जो है शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो हम लोग पूरा गद्यांश को पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो गद्यांश पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बतलाना है। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए कर है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आप सभी लोग जानते हैं। तो जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। अभी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए हैं, गद्यांश में पढ़ के आए हैं, तो भारत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा, अपना देश भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा कर है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती है। तो किस पर ध्यान देती थी? तो प्राचीन शिक्षण संस्थाएं थी वो किस बात पर ध्यान देती थी? तो आप लोग को बतलाना है, वो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर वो ध्यान देती थी। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कर रहे हैं, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो आप लोग बतलाइए नवीन शिक्षा प्रणाली में किस पर प्रेरित किया जाता है, किस बात पर? तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन पढ़िए और इसके बाद इसका राइट आंसर बतलाइएगा। कह रहे हैं, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, इसके बाद आप लोगों को बतलाना है ताकि क्या? तो ताकि आप लोग बतलाइएगा विद्यार्थी का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िएगा कर रहे हैं, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बतलाइए। तो पुस्तकीय जो शब्द लिखा गया है इसमें आप लोगों को प्रत्यय बतलाना है, कौन सा प्रत्यय है? तो बतलाइए आप लोग सभी लोग। तो देखिए पुस्तकीय ई ए कर रहा है, तो ई ए प्रत्यय हो जाएगा, यानी ई ए प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, वाक्य में, यहाँ से देखिए यहाँ से गद्यांश खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 तक गद्यांश था। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कर रहा है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए और यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी वो चिन्हित करना है आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर 3 गो ऑप्शन में यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है और इस वाक्य में आप लोग को बतलाना है कौन से ऑप्शन में जो वाक्य लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, और कोई गलत नहीं है, वाक्य शुद्ध लिखा गया है, तो ऑप्शन आप लोग को डी लगाना है। तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो देखिए अनेक अध्यापकों जो है ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, अनेक लगा दिया है, तो अध्यापकों को क्या लगाने की जरूरत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में कोई त्रुटि है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है, सभी साथियों को पढ़ना है। को पढ़िए कर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो आप लोग को बताना है ये ऑप्शन में कौन जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है पुस्तक। तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्रुवस्त्र
सॉरी ध्रुवस मिनी जो है, ध्रुवस मिनी, ये जो है ये प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि रंग भूमि, कर्म भूमि और काया कल्प जो है ये सब जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ना है। कर है निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप के कवि कौन है तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएंगे सूरदास। सूरदास जो है ये अष्टछाप की कवि है, ये आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 सभी लोग पढ़िएगा। पर है वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द चयन करना है आप लोग को। तो बताइए इसमें से कौन जो है प्रविशेषण शब्द है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है बहुत। बहुत इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िएगा। कर निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ऑप्शन में से चूज करना है किसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये बात आप लोग को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बताना है आप लोग को। तो चलिए पढ़िए। कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा में दिया जाता है? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं के लिए, यानी जो 22 भाषा है संविधान में उसी भाषा को के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अनुसूची जो 8 में है 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भाषा को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन में 75 पढ़िए। अगर है जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाती है? तो बताइए उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग कहेंगे चौपाई। चौपाई कहेंगे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आज का हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट का जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन जो है आप लोगों को डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोग नए स्टूडेंट है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका PDF जो है आप लोग को जो है और सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर मैथ दिया गया है, मैथ रीजनिंग सभी का है, पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो है ये PDF जो है ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते चलते आप लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय।